अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में बामसी ने अपनी दोनों तलवारें आयदोमुश की गर्दन पर रखी हुई थीं। सुल्तान गियासुद्दीन आयदोमुश को कहता है, तुम दिन दहाड़े मेरे रियासती खेमे पर हमला करके मुझे मारना चाहते थे, मुझे बताओ तुम किसके कुत्ते हो। आयदोमुश कहता है, असल गद्दार तुम हो, तुमने मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन को कत्ल किया था, अमीर हजरत तुम सबको ख़त्म कर देंगे। यह सुनकर गियासुद्दीन बामसी को कहता है, पीछे हट जाओ बामसी। फिर वह बामसी से एक तलवार लेकर कहता है, इस जैसे गिदड़ पर रहम खाना इंसाफ के साथ जुल्म होगा। इस तरह गियासुद्दीन आयदोमुश को मार देता है और फिर कहता है, अगली बारी सादतीन की है। दूसरी तरफ सिवास में अर्तुगरुल को गिरफ्तार करके सादतीन के बड़े खेमे में बिठा दिया गया था। इतने में सादतीन वहां पहुंच जाता है और वह अर्तुगरुल से पूछता है, तुम्हें चोरी छुपे यहाँ कौन लाया अर्तुगरुल, और वो दो कमांडर कौन थे। गुनल्ब कहता है, कोई भी नहीं जानता कि वो दो कमांडर कौन थे अमीर हजरत। सादतीन कहता है, अगर हमें यह पता चल जाए कि वो दोनों कौन थे तो फिर हमें पता लग सकता है कि यहाँ आने में अर्तुगरुल की मदद किसने की। अर्तुगरुल कहता है, वो रियासत के दो बहादुर और वफादार जवान थे जो तुम्हें मारने के लिए आए थे। तुम सुल्तान बनना चाहते हो, जान लो कि उन जैसे बहुत हैं, आज नहीं तो कल कोई और आएगा और तुम्हारा ये शैतानी सर उतार देगा। सादतीन कहता है, तुम्हारा सर मैं सबके सामने खुद उतारूंगा अर्तुगरुल, मैं तुम्हारे सर को बाहर पूरे मैदान में घुमाऊंगा, लेकिन पहले मुझे उन दो कमांडरों की शनाख्त बताओ। इतने में दो सिपाही एक अंगारों की अंगीठी ले आते हैं जिसमें एक लोहा रखा गया था। बाहर सुंगरतेगन कहता है, हर तरफ सिपाही हैं, अर्तुगरुल को यहाँ से निकालना मुमकिन नहीं है। तुर्गुत कहता है, अब वो बाई पर तशद्दुद करके उनका मुंह खुलवाने की कोशिश करेंगे। सुंगर कहता है, अर्तुगरुल नहीं बोलेगा, कोपिक भी ये अच्छी तरह से जानता है। अब हमें अकल से काम लेना होगा, हमारा पहला मकसद अर्तुगरुल को बचाना है। तुगान बे ने हमें एक खेमा दिखाया था, हम उस खेमे में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में हलीमा सुल्तान हकीम आरतों के जख्म पर पट्टी बांध देती है, जबकि सुल्तान गियासुद्दीन के खूनी हाथ धुलवाए जा रहे थे। इतने में सुल्तान का एक आदमी अंदर दाखिल होता है और बताता है कि अर्तुगरुल साहब ने अमीर कामेरी को बचा लिया है और अब वो अपने साथियों के साथ सादतीन के पड़ाव की तरफ चले गए हैं। यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। सुल्तान कहता है, बहुत खूब, मुझे कोई शक नहीं था कि अर्तुगरुल साहब कामयाब हो जाएंगे। इतने में हकीम आरतुग कहता है, गिदड़ों को पता चल गया है कि आप यहाँ हैं सुल्तान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्तुगरुल साहब के वफादार तुर्क सरदारों को यहाँ आने की दावत दूँ। उनकी मौजूदगी हमारे इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेगी और आपकी हिफाजत के लिए भी ऐसा करना ज़रूरी है। सुल्तान कहता है, आपने सही सोचा है अर्तुग साहब, उनको यहाँ आने की दावत दे दें, जो रियासत के साथ वफादार हैं वो ज़रूर आएंगे। दूसरी तरफ सिवास में सादतीन अर्तुगरुल से पूछ रहा था, मुझे बताओ कि तुम्हारे सहूलतकार कौन हैं, लेकिन अर्तुगरुल उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर सादतीन गर्म लोहा उठाकर अर्तुगरुल की तरफ बढ़ता है। फिर सादतीन कहता है, तुम्हारे पास इस लोहे के दोबारा गर्म होकर सुर्ख होने तक का वक्त है, लेकिन मेरे पास बहुत वक्त है अर्तुगरुल। वो दो कमांडर कौन थे अर्तुगरुल, और तुम्हारी मदद किसने की। अर्तुगरुल कहता है, वो रियासत और सुल्तान गियासुद्दीन के वफादार थे। सादतीन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारे जुल्म से भागकर सुल्तान गियासुद्दीन ने हमारे कबीले में पनाह ली है, अगर तुमने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की तो जिस तख्त पर बैठने के लिए तुम मरे जा रहे हो वही तुम्हारे अंजाम की वजह बन जाएगा। यह सुनकर गुनल्ब कहता है, अमीरी हजरत, क्या हमारे सुल्तान इस वक्त काय कबीले में हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, गुनल्ब, मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि तुम्हारा खास आदमी आयदोमुश इस कुत्ते के हुक्म पर सुल्तान को मारने के लिए काय कबीले चला गया होगा, लेकिन वो इसकी कीमत अपनी जान के बदले में चुकाएगा। यह सुनकर सादतीन बहुत गुस्से में आ जाता है। गुनल्ब दोबारा कहता है, यह अर्तुगरुल क्या कह रहा है अमीरी हजरत। सादतीन कहता है, सुल्तान इस कमबख्त के कबीले में क्यों जाएंगे, तुम अभी भी इसकी घटिया बातों पर गौर कर रहे हो। अर्तुगरुल कहता है, गुनल्ब साहब, या तो आप मेरी बातों पर यकीन करो या फिर शहजादा सादतीन की। यह सुनकर गुनल्ब बहुत हैरान होता है और पूछता है, कैसा शहजादा अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, यह कुत्ता सादतीन झूठ फैला रहा है कि यह मरहूम सुल्तान के उसरिफ का बेटा है। क्या तुमने नहीं सुना, इसने अपनी सुल्तान बनने की हिरस की वजह से सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर मरवा दिया था। इसकी गद्दारी की वजह से सुल्तान गियासुद्दीन पनाह लेने के लिए मेरे कबीले में आ गए हैं। यह सुनकर सादतीन शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर सादतीन कहता है, इस लील की मौत के बाद हम अपनी मुहिम पर रवाना होंगे। कायरालदा, इसकी सजाए मौत जितनी जल्दी हो सके इसको मुकम्मल करवाओ।
मैं बाहिर साहब के सामने इसका सार अपने हाथों से काटूंगा, ले जाओ इसे। यह सुनकर सिपाही अर्तुगरुल की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान अर्तुगरुल गुनल्फ को कहता है, मैं इन सब तकलीफों से क्यों गुजर रहा हूँ, जब मैं इस कुत्ते का कुर्ता चूमकर हमेशा के लिए हाकिम आला बन सकता हूँ। अपनी आंखें खोलो गुनल्फ। फिर सादुद्दीन गुनल्फ को कहता है, इंशाल्लाह अब हम रियासत के गद्दारों से निपट लेंगे, तुम जा सकते हो। यह सुनकर गुनल्फ बाहर आ जाता है और अर्तुगरुल के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसी दौरान एक खेमे में तुर्गत और सुंगर अमीर उसामतीन से मुलाकात कर रहे थे। उसामतीन कहता है, अब एक ही हल है, अगर हम किसी तरीके से सादुद्दीन को काबू कर लें तो हम उसकी जान के बदले में अर्तुगरुल साहब की जान का सौदा कर सकते हैं। तुर्गत कहता है, एक जगह है जहां हम ये काम कर सकते हैं, जैसे ही वो खेमे से निकलकर सामने आएगा तो हम फौरन उसे दबोच लेंगे। फिर तुर्गत उसामतीन को कहता है, आप हमें वहां पहुंचाने में रहनुमाई करें। उसामतीन कहता है, आ जाएं। फिर वो सब बाहर निकल जाते हैं। अर्तुगरुल गुनल्फ को कहता है, तुमने हमारी रियासत को उस कुत्ते के हाथों में छोड़ दिया है गुनल्फ, तुम्हारे वालिद और वालदा की तरह बहुत से मासूमों का खून बहेगा। इस तरह गुनल्फ उन सब को रोक लेता है और कहता है, ठहर जाओ, अर्तुगरुल पर अमीर सादुद्दीन का हक है। इसी दौरान अंदर सादुद्दीन को कुछ ख्यालात आते हैं जिसमें अर्तुगरुल ने उसकी बेइज्जती करवाई थी। फिर सादुद्दीन संदूक से एक तलवार निकाल लेता है और कहता है, यह तलवार मुझे सुल्तान अलाउद्दीन ने एक दफा तोहफे में दी थी जब मैंने उनकी जान बचाई थी। अब मैं उसी सुल्तान की तलवार से अर्तुगरुल का सर उतार दूंगा जिसकी वजह से अर्तुगरुल मेरे खिलाफ लड़ाई कर रहा है, लेकिन मैं इस तेज तलवार से उसकी आसान मौत नहीं होने दूंगा। यह कहकर वो तलवार की धार को खराब करने लगता है। कुछ देर बाद वो बाहर की तरफ चल पड़ता है। इस तरह तुर्गत उसे काबू कर लेता है और कहता है, पीछे हट जाओ वरना मैं इसका गला काट दूंगा। यह तुर्गत का ख्याल था। फिर तुर्गत आहिस्ता से सादुद्दीन को कहता है, अब तुम मेरे हाथ में हो, मैं तुम्हारा गला काट कर इसे जंगली जानवरों के आगे फेंक सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अर्तुगरुल साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब तुम अर्तुगरुल भाई को आज़ाद करोगे। सादुद्दीन कहता है, गुनल्फ ये जो भी कह रहे हैं ऐसा ही करो। फिर सुंगर तेगिन कहता है, गुनल्फ साहब हमें इस पड़ाव के खारजी रास्ते पर 3 घोड़े तैयार चाहिए और अर्तुगरुल को वहाँ सिर्फ 2 आदमी लेकर जाएंगे और बाकी सब सिपाही दूर रहेंगे वरना कोपिक मारा जाएगा। सादुद्दीन कहता है, ये जो भी कह रहे हैं ऐसा ही करो, जल्दी करो। इसी दौरान जंगल के एक गार में अहमद बामसी से मुलाकात करता है और उसे बताता है कि क्रीतोस को पता चल गया है कि सुल्तान गियासुद्दीन काई कबीले में मौजूद है। मारिया कोपिक की जासूस बन गई है। क्रीतोस चाहता है कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर काई कबीले पर हमला करूं और सुल्तान को मार दूं। मैं ये हमला रुकवाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा। बामसी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, अहमद भाई परेशान ना हो, एक रास्ता है। अर्तुगरुल साहब के वफादार ओगो सरदार सुल्तान के पास आएंगे, उनके सिपाही कबीले की हिफाजत पर मामूर होंगे। आप जाकर गवर्नर क्रीतोस को बताओ कि ओगो सरदारों की मौजूदगी में कबीले पर हमला करना नामुमकिन है। अहमद कहता है, बहुत अच्छे कमांडर बामसी, इस तरह ये हमला तो रुक जाएगा, लेकिन ज्यादा देर ऐसा नहीं रहेगा। कुछ अरसे में शहंशाह की फौज बलाजे किले में पहुंच जाएगी, फिर मैं उन्हें रोक नहीं सकूंगा। बामसी कहता है, तब तक अर्तुगरुल साहब वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम शहंशाह की फौज से निपट लेंगे। दूसरी तरफ सुंगर तेगिन की शराइत मानते हुए अर्तुगरुल को खारजी रास्ते पर लाया गया था। थोड़ी देर बाद 3 घोड़े भी वहां पहुंचा दिए जाते हैं। फिर मायदे के मुताबिक दोनों तरफ से कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। दरमियान में अर्तुगरुल और सादुद्दीन कुछ बातचीत करते हैं। सादुद्दीन कहता है, मेरा गुस्सा तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक मैं काई कबीले के हर शख्स को मार नहीं देता। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा कोपिक, मैं खुद तुम्हारा सर उतारूंगा इससे पहले कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा सको। यह कहकर अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है।
ان کے جانے کے بعد سعادتین کہتا ہے ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ کائرالدی کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو امیری حضرت، یہ زیادہ دور نہیں جائیں گے، میں نے ان کے گھوڑوں کے کھر اتار دیے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے بہت اچھے کائرالدہ، ہم فوراً نکل رہے ہیں۔ لیکن گنلب کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سعادتین کہتا ہے کیا تم نے میری بات سنی ہے گنلب؟ پھر گنلب کہتا ہے ہم انہیں ڈھونڈیں گے امیری حضرت۔ پھر توغان بھی آہستہ سے کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ کہاں جائیں گے کراجا۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل اور اس کے ساتھی روانہ تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کے گھوڑے رک جاتے ہیں۔ پھر وہ تینوں نیچے اتر کر گھوڑوں کے کھر چیک کرنے لگتے ہیں۔ ان کے کھر زخمی ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے پاؤں سے لوہے والے کھر اتار لیے گئے تھے۔ ترگت کہتا ہے وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے، ہمیں فوراً اس غار میں جانا ہوگا جہاں ہم نے توغان بے سے ملاقات کی تھی۔ ارطغرل کہتا ہے وہ کچھ بھی کر لیں، ہم سعادتین کا سر اتارنے سے پہلے واپس قبیلے میں نہیں جائیں گے۔ سنگر کہتا ہے پہلے ہمیں غار میں جا کر تمہارے زخموں کا علاج کرنا ہوگا ارطغرل۔ اس کے بعد وہ تینوں غار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین واپس اپنے خیمے میں پہنچتا ہے اور شدید غصے میں سب کو ڈانٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے دو سپاہی میرے پڑاؤ میں آئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، انہوں نے میرے ہی خیمے کے سامنے مجھے بندی بنا لیا۔ پھر وہ ایک کمانڈر کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں اس پڑاؤ کا انچارج بنایا تھا، تم نے کہا تھا کہ ہر چیز ٹھیک ہے، پھر یہ دو سپاہی کہاں سے آ گئے؟ کمانڈر کہتا ہے مجھے معاف کر دیں امیری حضرت۔ سعادتین کہتا ہے تم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکے، تمہیں کیوں زندہ رہنے دیا جائے؟ کائرالدہ اس کی لاش کو جانوروں کو کھلا دو۔ پھر سعادتین کہتا ہے حسامتین کیا صورتحال ہے؟ حسامتین کہتا ہے پہاڑوں پر سپاہی تعینات ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتے۔ پھر توغان بے کہتا ہے امیری حضرت صرف ایک جگہ ہے جہاں وہ جا سکتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم اسی طرف چلتے ہیں، میں خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ یہ سن کر گنلب کہتا ہے امیری حضرت ان کے پیچھے میں جانا چاہوں گا، میں نے کئی دفعہ رات کو تلاش کا کام کیا ہے۔ سعادتین کہتا ہے اعلیٰ، اپنے ساتھ سپاہیوں کا ایک بڑا یونٹ لے کر جاؤ، ہر کوئی اس علاقے کی اچھی طرح سے تلاشی لے، کوئی بھی یہاں سے بھاگ کر نہیں جانا چاہیے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ذمہ داری میں ناکام ہونے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب ہر کوئی اپنی ذمہ داری پر چلا جائے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔